Hello guys, in this lecture we are going to talk about work done for pulling a chain. ठीक है ना, work done for pulling a chain against the gravity. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेबल है फ्रिक्शनलेस, अभी तो फ्रिक्शनलेस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस टेबल है। तो ये जो फ्रिक्शनलेस टेबल है इस पे जो चेन रखी हुई है वो चेन थोड़ी सी, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस टेबल है, थोड़ी सी नीचे लटकी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ द पूरी चेन जो है उसकी लेंथ है कैपिटल एल और उसका मास है कैपिटल एम, ठीक है ना। तो अब हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये जो पूरी लेंथ है उसमें से जो नीचे लटकी हुई लेंथ है वो लेंथ जो है वो लेंथ कंसिडर करो y है, ठीक है ना। नीचे कंसिडर करो जो लेंथ लटकी हुई है नीचे वो y लेंथ है, ठीक है। अब स्मॉल m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l, ये क्या हुआ मेरा, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये मास पर यूनिट लेंथ मिला मुझे। तो ये जो नीचे लटका हुआ y वाला जो एरिया है इसकी लेंथ अगर y है तो इसका मास कितना होगा, ym, ठीक है ना। सो हैंगिंग मास इज इक्वल टू कितना हुआ, हैंगिंग मास इज इक्वल टू ym, ठीक है। अब ये जो लटका हुआ मास है मुझे उसको खींच के ऊपर लेना है, तो मुझे कितना वर्क डन करना है ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कितना वर्क डन करना पड़ता है ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो अब ये जो n है, n इज द अमाउंट यानी पार्ट ऑफ द टोटल लेंथ विच इज हैंगिंग, ठीक है ना। टोटल लेंथ का कितना पार्ट हैंग हो रहा है, अगर आधा पार्ट हैंग हो रहा है तो n इज इक्वल टू 2, अगर 1/3 पार्ट हैंग हो रहा है तो n इज इक्वल टू 3, अगर 1/4 हैंग हो रहा है तो 1, अगर पूरी की पूरी चेन अगर हैंग हो रही है तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1। सो सिंपल सी बात है। सो ये nth पार्ट ऑफ द होल लेंथ इज हैंगिंग, nth पार्ट ऑफ द होल लेंथ इज हैंगिंग, ठीक है। तो ये जो हैंगिंग मास है ये ym हो गया, तो हैंगिंग वेट कितना हुआ, सो हैंगिंग वेट विल बी इक्वल टू ym इंटू जी, कितना, ym इंटू जी, यानी अब मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ym इंटू जी, ठीक है ना, पूरी खींचने के लिए नहीं बस, ठीक है ना। अब यहां पे छोटा सा पार्ट कंसिडर करो विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां से ये वाला सपोज सिर्फ इतना सा पार्ट, अगर इतना सा पार्ट अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो L बाय n इसकी वैल्यू बदल जाती है, y की वैल्यू बदल जाती है, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उसको खींचना है तो ये y की वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। सो ymg की वैल्यू कम हो गई, यानी मुझे कम फोर्स लगाना पड़ता है, यानी जैसे जैसे मैं चेन को ऊपर खींचता जाता हूं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ फोर्स आई हैव टू अप्लाई चेंजेस। यानी ये वाला जो केस है, ये वाला केस किसका केस है, दिस इज द वेरिएबल फोर्स केस, ये वेरिएबल फोर्स का केस है, दिस केस इज ऑफ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि हर टाइम मैं थोड़ी थोड़ी चेन ऊपर खींच रहा हूं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द चेन गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो ये वेरिएबल फोर्स का केस है, ठीक है। तो यहां पे मैंने कंसिडर किया कि सपोज मैंने एकदम छोटा सा लेंथ dy इसको मैंने ऊपर खींचा, ये इतना छोटा है कि अब ऑलरेडी y लेंथ लटक रही है, लेकिन ये dy लेंथ खींचने के लिए मुझे सिर्फ द वेट जो इस टोटल लेंथ का है उतना ही फोर्स मुझे लगाना पड़ता है। सो dy लेंथ इज पुल्ड, ठीक है ना, dy लेंथ इज पुल्ड, अगर dy लेंथ मैंने पुल किया तो वर्क डन टू पुल द dy लेंथ विल बी dw इज इक्वल टू dw है, हाँ ये ओके, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू dy। अब फोर्स ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे वाली, यानी फोर्स तो नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो आप ये लगा रहे हो, ठीक है ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में हो रहा है। सो इसको माइनस कर देते हैं, क्यों, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट हैंगिंग चेन, हैंगिंग चेन जो है उतना ही वेट मुझे लगाना पड़ता है तभी ये ऊपर जाएगा। सो कितना होगा ये माइनस m y इंटू जी इंटू डी वाई, इतना वर्क डन होगा dy खींचने के लिए। तो अगर पूरी चेन अगर मुझे खींचनी है तो कितना फोर्स लगेगा, सो w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस m y g इंटू dy।
dy की इनिशियली वैल्यू कितनी है, इनिशियली वैल्यू उसकी है L/n, इतना लटक रहा है, एंड पूरा खींचने के बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. सो विच विल बी इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, विच विल बी इक्वल टू, ठीक से देखना, विच इज माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी, माइनस m इंटू जी, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ L/n टू 0 y इंटू डी y का इंटीग्रेशन y²/2 आ जाता है. सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस mg स्क्वायर ब्रैकेट में y²/2, कहाँ से कहाँ तक, L/n से लेके 0 तक, विच इज नथिंग बट, यहाँ पे आप पहले अपर लिमिट 0 रख दो, उसके बाद लोअर लिमिट रख दो, आपको फाइनल वैल्यू w विल बी इक्वल टू, यू विल गेट w इज इक्वल टू mg L²/2 इंटू n स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी. माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा वहां पे, समझ लो ठीक से, माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा. दिस इज द टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल द चेन. अगर उसका nth पार्ट इज नीचे लटक रहा है, और यहाँ पे m को कंफ्यूज नहीं करना है, m इज मास पर यूनिट लेंथ. m को अगर कंफ्यूज किया तो सब चला गया. m इज द मास, नॉट मास ऑफ द चेन, इट इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन. ठीक है ना, तो इतना वर्क डन लगेगा मुझे उसको ऊपर खींचने के लिए. ठीक है, यही वर्क डन हम थोड़ा सा अल्टरनेटिव मेथड से ट्राई करके देखते हैं कि अल्टरनेटिव मेथड से ये निकालने के लिए क्या लगेगा. तो सिंपल सी बात है, अब समझ लो ठीक से यहाँ पे कि सपोज एक पॉइंट मास है, उसको हाइट h पे मुझे पुल करना है. समझ लो ठीक से, एक m मास है, रैंडम m मास है, और उसको हाइट h पे मुझे पुल करना है. तो टोटल वर्क डन आई हैव टू डू इज नथिंग बट mgh विच स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये मुझे पता है, ठीक है ना. अल्टरनेटिव मेथड है ये, इस m को लास्ट वाले मास पर यूनिट लेंथ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है ना. सो मास m है, उसको h हाइट पे अगर मुझे लेके जाना है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू h, राइट. अब अगर इसी केस में अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो नीचे लटक रहा है, ठीक है, समझ लो, यहाँ पे जो नीचे लटक रहा है, ये टोटल मास कितना होगा. अगर टोटल मास ऑफ द चेन इज m, तो नीचे लटक रहा हुआ जो मास है वो कितना होगा, m डिवाइडेड बाय n. ठीक है ना. लेंथ का nth पार्ट नीचे लटक रहा है, तो मास का भी nth पार्ट ही नीचे लटक रहा है. ठीक है ना. यानी अगर आधी चेन नीचे लटक रही है, ठीक है ना, L/2 अगर पार्ट नीचे लटक रहा है, तो ऑब्वियसली m/2 मास नीचे लटक रहा है. तो सिमिलरली L/n मास लेंथ अगर नीचे लटक रही है, तो m/n इतना मास नीचे लटक रहा है. ठीक है. अब ये नीचे जो लेंथ लटक रही है, ठीक से देखो, ये जो नीचे लेंथ लटक रही है, एकदम अच्छे से देखना, वो लेंथ जो है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा. ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा. तो द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दिस सेंटर ऑफ मास ऑन टू द टेबल, इसके लिए ये सेंटर ऑफ मास जो है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, L/2n. ये समझ लो ठीक से, कितना होना चाहिए, L/2n. क्योंकि ये जो टोटल लेंथ लटक रही है, उसमें से आधा पार्ट पे ही मेरा, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ, अगर मैं L/n जो लेंथ है, मैं इसको y बोल रहा हूं, तो ये y/2 है, और ये भी y/2 है. तो y/2 मीन्स कितना हुआ, L/2n. ठीक है ना, L/2n. अब ये जो L/2n है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा उस सेंटर ऑफ मास का. यानी मुझे क्या करना है, मुझे m/n मास को, ठीक है ना, m/n मास को y/2 लेंथ से पुल करना है. तो m/n मास जो है, उसका वेट कितना होगा, कितना होगा, mg/n होगा. सो mg/n उतना उसका वेट होगा. इस वेट के अगेंस्ट उस सेंटर ऑफ मास को मुझे पुल करके ऊपर खींचना है. वो जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L/2n. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स रिक्वायर्ड. कितना फोर्स लगेगा मुझे, जितना उस लटका हुआ लेंथ का मास है. सो mg/n फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा, L डिवाइडेड बाय 2n. ठीक है, L डिवाइडेड बाय 2n. तो फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू mgl/2 इंटू n स्क्वायर. ठीक है. सो 2 इंटू n स्क्वायर. अब ये m जो है, ठीक है ना, ये जो m है, नाउ
वी कैन कंसिडर दैट दिस m, ठीक है ना। सो ये वाला जो m है, ये वाला m अगर मुझे लास्ट वाले वर्क डन के फॉर्मूला के साथ रिलेट करना है तो लास्ट वाला जो सॉरी ये m कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल m होना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला था, लास्ट जो हमने मेथड में फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज w इज इक्वल टू स्मॉल m g इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर था। लेकिन ये जो m था, दिस m वाज m बाय l था। तो यहाँ पे अगर मैं m बाय l रख देता हूँ तो मुझे लास्ट वाली मेथड में भी सेम आउटपुट मिलता है जो यहाँ पे मिला है मुझे। कितना मिलेगा? m g, ये नीचे वाला l और ये l स्क्वायर कट जाएंगे, सो m g l डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। ये लास्ट वाली मेथड में निकाला हुआ, ये हमने अभी निकाला हुआ। सो ये अल्टरनेटिव मेथड है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे टू पुल दैट मास, ठीक है ना, टू पुल दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑन टू द टेबल, टेबल पे खींचने के लिए। सो दिस इज अबाउट द, ठीक है ना, ये हुआ वर्क डन के लिए। अब दूसरा एक छोटा सा करते हैं कि अगर सपोज मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, मैंने अगर उस चेन को छोड़ दिया तो वो जो चेन नीचे जाएगी, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो जो चेन है वो नीचे जाएगी। जब वो चेन नीचे जाएगी, समझ लो ठीक से, जब वो चेन नीचे जाएगी एट दैट टाइम, जब गिर रही है चेन, तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो पहले L बाय n लटक रहा था, अब L लटक रहा है। यहां पे भी हम फ्रिक्शन लेस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन होता तो मुझे थोड़ा सा बात करनी पड़ती कि हाँ, यहाँ पे ये जो नीचे मास लटक रहा है उसका वेट और फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी ये नीचे आएगी, ऑब्वियसली मुझे पता है, अदरवाइज नीचे नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से मैं चेन छोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली ये चेन नीचे आएगी। तो जब नीचे गिरेगी वो चेन, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो पहली केस, ये पहली केस कंसीडर करो, ये दूसरी केस कंसीडर करो, ठीक है ना। तो पहली केस अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो पहली केस में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल चेन, ठीक है ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल चेन कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल चेन तो 1/n लटक रहा है, इसको ऊपर खींचने के लिए जितना वर्क डन लगता है उतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगा, ठीक है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस, सो पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू कितनी होगी? माइनस कैपिटल M g l डिवाइडेड बाय 2 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी केस में क्या होगा? जब वो पूरी की पूरी चेन नीचे गिरना शुरू हो जाएगी और टेबल को पूरा छोड़ दी होगी, तो उस टाइम पे कितना लेंथ लटक रहा है? L लेंथ लटक रहा है, यानी पूरा का पूरा लटक रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, पूरा का पूरा चेन लटक रहा है। तो अगर L की वैल्यू 1 होगी तो PE2 विल बी इक्वल टू माइनस mgl डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो ये जो कम हुई पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो जो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली गॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, सो व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1/2 mv स्क्वायर, जिस, ठीक है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgl डिवाइडेड बाय 2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgl डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिया बिकॉज वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दैट डिफरेंस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो इस ये वहां पे मैंने माइनस को कंसिडर नहीं किया है। वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस, याद रखना, वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस। सो यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर, सो दोनों साइड से mm कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, तो फाइनल v की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? आप ट्राई कर लो। v की वैल्यू मिलेगी मुझे स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ये मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। इस वेलोसिटी से वो चेन नीचे गिरेगी, समझ लो ठीक से, इस वेलोसिटी से वो चेन नीचे गिरेगी। सो दिस इज अबाउट द चेन एग्जांपल्स। चेन के एग्जांपल्स ऐसे किए जाते हैं। इस पे डिपेंडेंट फ्यू एग्जांपल्स आई एम गिविंग एज अ वर्कशीट, वो ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं है, मैक्सिमम एग्जांपल्स आर जस्ट पुट डेटा गेट आंसर है, तो ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच।